हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अख्तर मंसूरी, डायरेक्टर श्रृंखला आईएएस, और आज मैं आपका स्वागत करता हूं श्रृंखला आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने जो आज हमें देख रहे हैं वो सब एमपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा दिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया होगा और रिजल्ट के साथ ही आप इसमें चयनित होकर के मुख्य परीक्षा के लिए भी आगे बढ़ेंगे। आशा है कि आप सब इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है पेपर के एनालिसिस या पेपर का विश्लेषण, उसकी प्रकृति के बारे में। और साथ ही हम प्रेडिक्शन देखेंगे कि आखिर कट ऑफ कितने स्कोर तक जा सकती है। हालांकि अब काफी देर हो गई है, आप सबने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, आयोग की भी प्रोविजनल की आ ही चुकी है, तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हमारा एमपीपीएससी 2024 प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ कहां तक जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने भी कोशिश की है कि एक प्रॉपर एनालिसिस के माध्यम से इस बात को थोड़ा सा आंकड़ों के माध्यम से जज करके या जस्टिफाई करके दिखाया जाए कि किस तरह से कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम उसी में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारी परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो 23 जून को संपन्न हुई है और आज 9वां दिन है, यानी 9 दिन गुजर चुके हैं इस परीक्षा को हुए। और अब आप सब तैयार होंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। चलते हैं, देखते हैं कि पेपर में आखिर खास बात क्या थी इस बार। आप सभी जानते हैं कि इस बार का पेपर पिछले 2 वर्षों के पेपर से थोड़ा सा अलग था, या ये कहें कि 2020 के बाद से 21, 22 और 23 के पेपर की तुलना में 24 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में अपग्रेड दिखाई देता है। हमको थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कठिन उसको नहीं कहा जा सकता है। और दूसरे फैक्टर्स भी क्योंकि हावी हो जाते हैं, सीटों की संख्या का कम होना, अपीयर्ड स्टूडेंट्स की संख्या का कम होना, फॉर्म भरे गए थे काफी कम संख्या में, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के कट ऑफ को निर्धारित करने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न आखिर यदि हम प्रश्नों को उनके टाइप के हिसाब से देखें तो हमको कौन से नए टाइप्स इस बार दिखाई दे रहे थे। अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 सालों से एमपीपीएससी, अगर हम 2020 को छोड़ दें, क्योंकि 2020 एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड को दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद से एमपीपीएससी अपने पारंपरिक पैटर्न पे ही आगे बढ़ रही थी। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हमको मिला है देखने को। क्या थे? वन लाइन क्वेश्चंस जो थे, वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन, जो सामान्य तरीके से सभी विद्यार्थियों को जो गंभीरता से तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें आता है, वो क्वेश्चंस 85 थे। यानी 85 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे, जिसमें डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन प्रश्न सीधे थे, डायरेक्ट पूछे गए थे। यानी 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका उत्तर हो सकता था। इसके अलावा कुछ प्रश्न इस बार, जिनकी संख्या 4 थी, वो पूछे गए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है सही। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर वो थोड़ी सी आपसे किसी विषय के बारे में लगभग पूरी जानकारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 विकल्प एटलीस्ट उसके सही हैं और चौथा कोई सा विकल्प ऐसा है 4 में से जो कि गलत है। तो जब तक आप 3 को सही नहीं जानेंगे तब तक आप चौथा आंसर कैसे करेंगे। तो इस वजह से हम थोड़ा सा मानते हैं कि यहां पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाया गया। इसके अलावा जोड़ियां मिलाने वाले 4 प्रश्न पूछे गए आपके पेपर में। और अगर हम अवधारणात्मक प्रश्नों की बात करें, जिसमें कोडिंग वाले प्रश्न भी थे, यानी जिसमें हम देखते हैं कि विकल्प जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से सेलेक्ट करना होता है कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, या कोई 2 स्टेटमेंट सही है, या 3 स्टेटमेंट सही है। अगर इस तरह के प्रश्न और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के नंबर देखें तो हमको 7 प्रश्न दिखाई देते हैं। यहां पर हमने इनके एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं। जैसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन में आपको एक उदाहरण में मिलेगा जहां पर हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां है, ऐसे वन लाइनर प्रश्न पूछे गए। इनकी संख्या 85 है पूरे पेपर में। इसी तरह से जब हम नहीं है, यानी 4 विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को देखें तो हमको ये 4 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें से एक यहां पर उदाहरण के रूप में रखा गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हालांकि ये अवधारणात्मक प्रश्नों की श्रेणी में भी आता है, इसलिए क्योंकि इसमें आप एक विषय के से संबंधित लगभग सारी जानकारी जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप सही उत्तर उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हम देखें जोड़ी मिलाने वाले जिन प्रश्नों की संख्या 4 है, उसका भी उदाहरण यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रश्न हमारे 2024 प्री से ही लिए गए हैं।
और अंतिम प्रश्न जो कोडिंग या अवधारणात्मक है, इसमें आप देखें कि संविधान संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। आपको जब तक इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से उत्तर नहीं कर पाएंगे। हालांकि फैक्चुअल भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किस स्थिति में आधे राज्यों की अनुमति या सहमति की आवश्यकता है, हम इस प्रश्न को वैसे ही कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। तो आप देख रहे हो कि 100 प्रश्नों में से 85 डायरेक्ट हैं, 4 जोड़ियां वाले हैं, 4 ऑड मैन आउट टाइप हैं यानी जो गलत सेलेक्ट करना होता है, और 7 प्रश्न कोडिंग अनकोडिंग या कोडिंग वाले, कूट वाले और अवधारणात्मक है। अगर हम इनके डिफिकल्टी लेवल को जज करें तो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए जाहिर सी बात है कि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। किसी के लिए सारे प्रश्न आसान हो सकते हैं तो किसी के लिए सारे प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन एक औसत छात्र जो अच्छी मेहनत करके प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर हो रहा है उसके लिए सामान्यतः डिफिकल्टी लेवल इस प्रकार थी कि आसान प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र में 60 से 65 प्रश्न आसान प्रश्नों की श्रेणी में आ रहे थे। इसी तरह से अगर हम मध्यम कठिनाई वाले प्रश्न यानी मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या देखें तो ये 20 से 25 के आसपास है, जबकि कठिन प्रश्नों की श्रेणी में हम सिर्फ 12 से 15 प्रश्नों को ही रख सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही सरल था या मॉडरेट लेवल पे था। डिफिकल्टी लेवल एक्चुअल में जो डिफिकल्ट 12 से 15 प्रश्न हैं, हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सामान्य स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। जो पुस्तकें आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं शायद उनमें आपको ये प्रश्न नहीं मिले होंगे, इस वजह से हम इसको डिफिकल्टी लेवल में फिर भी डाल रहे हैं। लेकिन पेपर मोटा मोटा अगर बात की जाए तो ये सरल से लेकर के मध्यम कठिनाई स्तर का कहा जा सकता है। तो बहुत अधिक कठिन प्रश्न पत्र नहीं था, और यहीं से हमको यह पता चल जाता है कि अगर पेपर बहुत अधिक कठिन नहीं था तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ने, आप सभी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा, काफी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम देखते हैं कि एक और फैक्टर जो कि आपके कट ऑफ को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वो है नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस्ड इन द नोटिफिकेशन, जो कि आयोग द्वारा अनाउंस किया गया है। हम जानते हैं कि आयोग ने प्रारंभिक स्तर पर 60 सीटें अनाउंस की थी, बाद में उसमें उसको बढ़ाकर 110 सीट कर दिया था। लेकिन एक फैक्टर जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है वो मध्य प्रदेश आयोग के 87-13 का जो रेशियो है उस पे आने वाला है। यानी अभी जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 87% सीट्स के लिए आएगा, 13% सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी जाएंगी। तो हम सभी छात्र एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेन लिस्ट में शामिल हो, इस वजह से हम 87% को फोकस करेंगे और उसी के कट ऑफ की चर्चा भी करेंगे। देखिए रिजल्ट जो है वो 87% सीट के लिए आएगा और 110 सीटों का 87% होता है सिर्फ 96 सीट। यानी आपका रिजल्ट जो मेन लिस्ट का रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 96 सीट्स का ही आएगा। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आयोग कितने गुना लेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आयोग सामान्यतः 15 गुना विद्यार्थियों को चयनित करता है, अभ्यर्थियों को चयनित करता है। तो इस हिसाब से अगर हम 15 टाइम्स 15 टाइम्स ऑफ मेन सीट्स ऑफ मेन लिस्ट अगर लें तो हमको मिलता है टोटल 1440 सिलेक्शंस। यानी प्रारंभिक परीक्षा में कुल होने वाला चयन 1440 होना चाहिए, लेकिन ये नंबर भी एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा या किसी भी परीक्षा के चयन में समान अंक वाले विद्यार्थियों को एक ही काउंट किया जाएगा, और इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नंबर जो 1440 होना चाहिए ये 1700-1800 तक जा सकता है। तो आपको इतने सिलेक्शंस मिल सकते हैं अगर आयोग 15 गुना विद्यार्थियों को चयनित करता है। दूसरी बात, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस बात को लेकर काफी चिंतित है और आयोग के सामने इस चिंता को प्रस्तुत भी कर रहे हैं अलग अलग अवसरों पर। तो आयोग अगर ज्यादा संवेदनशील हुआ विद्यार्थियों की चिंता के प्रति तो हो सकता है, एक संभावना है कि आयोग 20 गुना विद्यार्थियों का चयन करेगा। अगर 20 गुना विद्यार्थियों का चयन होता है तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस 1440 से बढ़कर के 1920 हो जाते हैं। और फिर हम अगर कहें कि समान अंक वाले विद्यार्थियों को एक काउंट करते हुए अगर हम टोटल सिलेक्शंस देखें तो संभावना यह है कि ये 1920 सिलेक्शन
2100 से लेकर के 2300 तक हो सकता है। इस तरह से अगर 15 गुना चयन हुआ तो 17-1800 के आसपास की हम उम्मीद कर सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर 1440 है। इसी तरह से अगर 20 गुना चयन किया जाता है तो ये 2100 से 2300 तक हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 1920 तक बॉटम लाइन है इसकी कि चयन हो सकता है। अब आप यहां पर देखें कि हम अगर प्रश्नों की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखें कि कोई विद्यार्थी कितने प्रश्न कर सकता है, तो आप में से जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो कहां तक जाएंगे उसका हम एक अंदाजा लगाते हैं। इजी क्वेश्चंस अच्छे विद्यार्थियों के गलत नहीं होते हैं। तो 60 टू 65 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में, तो इसका मतलब है कि बच्चा इसमें से 60 क्वेश्चंस तो कर ही लेगा अगर 65 डिफिकल्ट है तो। सामान्य रूप से तो जो चयन होने वाले बच्चे हैं, चयनित होने वाले, वो पूरे के पूरे इजी क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर भी हम 60 मान रहे हैं कि इसमें से सही हो जाएंगे। इसी तरह से मॉडरेट क्वेश्चंस अगर 25 कंसीडर किए जाएं, 20 टू 25, तो एक सामान्य विद्यार्थी जो ठीक ठाक मेहनत करके गया है वो इसमें से 18-20 कर ही लेता है। तो हम ये मान रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट एटलीस्ट इसमें से 20 कर लेगा। तो इस तरह से 60 और 20, 80, ये हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो चयनित होने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो पिछले 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मेंस दिए हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है, आप ये सब जानते हैं। तो जब हम कट ऑफ के लिए अंदाजा लगाते हैं तो हमको इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बहुत पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी भी हमारे जो प्रतिभागी हैं, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं, वो हैं उस लेवल पर जो 80-85 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। और ये जो 12 से 15 प्रश्न हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम डिफिकल्टी लेवल में डाल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो सामान्य स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां पर गेस वर्क काम करेगा। और अगर हम ये माने कि एक अच्छा विद्यार्थी 80 क्वेश्चंस इधर बना लेता है तो 12-15 में से वो 3-4 प्रश्न तो बना ही सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक सामान्य विद्यार्थी जो है वो 82 से लेकर के 84 के बीच स्कोर कर रहा है, जिसका चयन होना चाहिए। लेकिन सीटों की संख्या कम होने की वजह से फिर भी हम बहुत गारंटी के साथ कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सामान्य कोशिश है हमारी कि हम आपको बताएं कि एक अंदाजा लगा करके हम आखिर कट ऑफ कहां तक ले जा सकते हैं। हालांकि ये बहुत कैलकुलेटेड अंदाजा है, ये ऐसा अंदाजा नहीं है जो अंधेरे में तीर मारने वाला अंदाजा हो, बहुत कैलकुलेटेड है। और मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के आसपास या एक्यूरेटली यही रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पर कट ऑफ 82 से 84 के बीच रेंज में जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप कहेंगे तो कट ऑफ विल बी 83। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 83 से नीचे नहीं आनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट थोड़ा सा हम रेंज को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखते हुए इसको बॉटम लाइन 82 तक देख सकते हैं, खासतौर पे तब जब सिलेक्शंस 20 गुना हो रहे होंगे। अगर 15 गुना हो रहे हैं तो बिल्कुल भी 83 के नीचे कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। तो सरल सी बात है कि अगर हम जनरल कैटेगरीज के सिलेक्शंस देखें तो नंबर ऑफ सीट 96 है ना, जिसमें सिलेक्शन हो रहा है, या 97 है। बट जनरल कैटेगरी की सीट्स तो और कम हो जाएंगी। तो उनके 15 टाइम में तो बहुत थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है 83, 84 ठीक ठाक स्कोर है, बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट अगर हम देंगे तो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 80 टू 81 जाएगी। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार कैटेगरी से भी बच्चों ने, हर कैटेगरी से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो 82, 83 सब हर कैटेगरी में हर तरह के बच्चे जो हैं वो 82, 83 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 76, 77 तक कट ऑफ हो सकता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, यानी ये 78 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और इसी तरह से एसटी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस तक ये कट ऑफ हो सकती है। स्कोर अगर हम देखें कट ऑफ के फॉर्म में तो हमको दिख रहा है कि 164 से लेकर के 168। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो 166 पे कट ऑफ होगी जनरल कैटेगरी की।
बाकी रेंज इतनी आनी चाहिए उसकी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की 160 से लेकर के 162 स्कोर के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ होगी। 160 से 162 के बीच में ही ओबीसी की कट ऑफ होगी। एससी की कट ऑफ 152 से 154 तक जा सकती है और एससी एसटी कैटेगरी की 150 तक जा सकती है। जाहिर सी बात है ये कट ऑफ कितना भी कैलकुलेटेड हो, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल कट ऑफ क्या होगी। ये सिर्फ हमारा एक प्रयास था कि हम आपको बता पाएं, कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाएं कि आप अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आप कट ऑफ से काफी या एक्सपेक्टेड कट ऑफ से काफी नीचे हैं या कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और आप अपनी डायरेक्शंस को तय नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद एक समझदार अभ्यर्थी हमेशा मुख्य परीक्षा की तैयारी करता है, बिना इस बात की चिंता किए कि प्रारंभिक परीक्षा में वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बल्कि वो सकारात्मक रहता है कि हाँ, मैं प्रारंभिक परीक्षा पास कर ही रहा हूं। हाँ, अगर कट ऑफ से आप काफी नीचे हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक नए सिरे से फिर से स्ट्रैटेजी बनाकर सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एमपीपीएससी नेक्स्ट वैकेंसी में अच्छी खासी सीट्स आपके लिए लेकर के आने वाला है। तो बहुत सकारात्मक रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, और जो विद्यार्थी हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास या उससे ऊपर हैं, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को मुख्य परीक्षा की तरफ मोड़ दीजिए। बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि यहां पर सीटों की कम संख्या प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर लेकर के आई है। तो ये कम संख्या में भले सीट्स हैं, लेकिन अच्छे पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं तो आपने पहला बैरियर पास कर लिया है, और फिर आपको चाहिए क्या? आपको एक अच्छी सीट सिर्फ एक ही संख्या में तो चाहिए, वो आपके लिए आरक्षित है, या ये कहें कि आपके लिए ही है। आप इस बात को दिमाग में रख करके मेहनत करना शुरू कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी या किसी भी तरह की तैयारी से संबंधित सहायता के लिए श्रृंखला आईएएस हमेशा आपके लिए तत्पर है। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम कुछ नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।